ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक कहानी जो जुर्म, सियासत और एक ऐसे खौफनाक अंत के इर्द गिर्द घूमती है जिसे लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। प्रयागराज में एक सफेद पुलिस जीप रुकती है। उसमें से दो कैदियों को उतारा जाता है। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे हैं। मीडिया के कैमरे और माइक उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सवालों की बौछार होने लगती है और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 40 साल से चले आ रहे खौफ के एक साम्राज्य का लाइव टेलीविजन पर एक बेहद खूनी अंत हो गया। ये अतीक अहमद के आखिरी शब्द थे जब उससे पूछा गया कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? कैसे एक तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर और फिर माननीय बन गया, जिसका अंत इस तरह हुआ? इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, आज से करीब 4 दशक पहले, साल 1979 में। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में एक तांगा चलाने वाले का 17 साल का बेटा था अतीक अहमद। 10वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल को तो अलविदा कह दिया, लेकिन जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया। शुरुआत हुई मालगाड़ियों से, कोयला चुराने जैसे छोटे मोटे अपराधों से, लेकिन वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। जल्द ही उस पर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसने रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया और 80 का दशक आते आते वो इलाहाबाद के सबसे कुख्यात डॉन चांद बाबा का सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद शूटर बन चुका था। अतीक चांद बाबा को अपना गुरु मानता था, अपना उस्ताद। जुर्म के सारे तौर तरीके उसने उसी से सीखे थे। लेकिन अतीक की नज़रें कहीं और थीं। वो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो जानता था कि उसे सिर्फ एक शूटर बनकर नहीं रहना है। और देखिए, यही महत्वाकांक्षा उसे साल 1979 में राजनीति के अखाड़े तक ले आई। एक ऐसी जगह जहां उसने सीधे सीधे अपने ही गुरु को चुनौती दे डाली। हुआ ये कि चांद बाबा इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था। अतीक ने भी उसी सीट पर अपना दावा ठोक दिया। जब चांद बाबा ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया तो अतीक ने बगावत कर दी और उसी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। अब चांद बाबा को ये बात समझ आ गई थी कि ये लड़का अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने अतीक को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन अतीक को इस हमले का अंदेशा पहले से ही था। जैसे ही चांद बाबा अपने लोगों के साथ पहुंचा, अतीक ने हाथ लगाकर हमला कर दिया और अपने ही गुरु को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। कुछ दिन बाद चुनाव के नतीजे आए और अतीक अहमद चुनाव जीतकर विधायक बन चुका था। अब सोचिए, विधायक बनने के बाद अतीक का खौफ कितना बढ़ गया होगा। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो माननीय अतीक अहमद था। मतलब अब राजनीतिक ताकत उसके जुर्म के साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर रही थी और वो एक क्लासिक बाहुबली बन गया, जहां जुर्म सियासत को और सियासत जुर्म को बचाती है। इसी राजनीतिक पावर के दम पर उसने 120 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स की एक प्राइवेट आर्मी बना ली। ये लोग उसके एक इशारे पर किसी को भी रास्ते से हटाने, किसी की भी जमीन पर कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 1995 में तो उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। जब मायावती अपने विधायकों के साथ लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही थीं, तो अतीक अहमद की अगुवाई में गुंडों की एक भीड़ ने उस गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। ये लोकतंत्र पर एक सीधा और खुला हमला था। उसका सिस्टम पर कितना कंट्रोल था, इसका अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। 1996 में उसके भाई अशरफ ने एक व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी। लेकिन मजे की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हत्या के वक्त अशरफ जेल में बंद था। असल में अतीक ने अशरफ की जगह किसी और को जेल में बंद करवा रखा था। सिस्टम इस हद तक उसकी जेब में था। 2004 में अतीक अहमद सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गया। उसे लगा कि अब वो कानून और सिस्टम से बहुत ऊपर उठ चुका है, अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि यहीं से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो रही थी। देखिए, हुआ क्या, सांसद बनने के बाद जो विधानसभा सीट खाली हुई, अतीक ने वो अपने भाई अशरफ को देनी चाहिए। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी के एक नेता राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। ये अतीक के गुरूर पर एक सीधा तमाचा था। इसका बदला लिया गया। 25 जनवरी 2005 को अतीक के शूटरों ने राजू पाल की गाड़ी को बीच सड़क पर घेरा और AK-47 से उसे छलनी कर दिया।
इस हत्याकांड का एक मुख्य गवाह था उमेश पाल। ये नाम याद रखिएगा। सालों तक ये मामला फाइलों में दबता रहा, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई। नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। इसके बाद अतीक के साम्राज्य पर चौतरफा कार्रवाई शुरू हुई। उसकी 70 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। उसके गैंग के गुर्गों को एक एक कर सलाखों के पीछे डाला गया और उस पर 100 से ज्यादा नए मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अतीक का घमंड तब भी कम नहीं हुआ। 2018 में उसने देवरिया जेल के अंदर से ही लखनऊ के एक व्यापारी को किडनैप करवाया, उसे बेरहमी से पीटा और उसकी करोड़ों की संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और आदेश दिया कि इसे यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाए। अतीक को शायद लगा कि वो साबरमती जेल से भी अपना खौफ का साम्राज्य चलाता रहेगा, और यहीं उसने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने जेल से ही राजू पाल हत्याकांड के उसी गवाह उमेश पाल की हत्या का आदेश दे दिया। 24 फरवरी 2023 को उसके बेटे असद ने अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों और बम से उड़ा दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। कुछ ही हफ्तों में उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को खुद अतीक का अंत हो गया। तो चलिए हम वापस उसी रात पर आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। हत्या कैसे हुई ये तो पूरी दुनिया ने लाइव देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हत्या आखिर क्यों हुई, इसका असली मकसद क्या था? और ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जो 3 शूटर पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अतीक और अशरफ के गैंग का सफाया करके जुर्म की दुनिया में रातों रात बड़ा नाम कमाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नकली प्रेस आईडी बनाकर हमला किया और तुरंत सरेंडर भी कर दिया। फिलहाल वो तीनों जेल में हैं। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? 3 नौसिखिए लड़के जिनके पास लाखों रुपए की विदेशी पिस्टलें थीं, क्या वो सिर्फ मशहूर होने के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? या फिर वो किसी बहुत बड़ी साजिश का सिर्फ एक चेहरा थे, सिर्फ मोहरे थे? एक थ्योरी ये भी है कि अतीक कई बड़े राजनेताओं और व्यापारियों के राज जानता था और उन्हें उजागर करने की धमकी दे रहा था। उसका नेटवर्क दशकों पुराना था। तो क्या ये हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने अपने राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए अतीक को ही रास्ते से हटा दिया? और अंत में सबसे चौंकाने वाला खुलासा। जांच एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि अतीक के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़े थे। अब ये दावा इस पूरी कहानी को एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ देता है और ये सवाल खड़ा करता है कि अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर और राजनेता था या फिर देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। शायद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमेशा के लिए उसके साथ ही दफन हो गए।